ओके, गुड आफ्टरनून एवरीवन। हम लोग आज डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल। ओके सीता, क्लियर है, मैंने देख लिया। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल लॉ। बहुत सारे टॉपिक्स को मैंने बहुत सारे क्या ऑलमोस्ट सारे इंटरनेशनल लॉ के जो टॉपिक्स है वो कवर कर लिया हुआ है। एक चीज जो बचा हुआ है उसी के लिए मैं आज के सेशन ले रहा हूँ, जो कि बहुत ही कम है। ठीक है, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस है, कुछ इंस्टीट्यूशंस है जिसके बारे में पूछा हुआ है कभी कभी। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस कर लेते हैं। उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिख लेते हैं जो कि एग्जाम में आया हुआ है और आगे भी आने की संभावना है। ठीक है, स्टार्ट किया जाए सिद्रा। Yes, sir. Let's begin. ओके ओके ओके, तो सबसे पहले आप लोग लिखिए ह्यूमन राइट काउंसिल। लिखिए ह्यूमन राइट्स काउंसिल, ह्यूमन राइट्स काउंसिल। कोई बताएगा ये कब स्टैब्लिश हुआ था ह्यूमन राइट्स काउंसिल? ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ह्यूमन राइट्स काउंसिल कब स्टैब्लिश हुआ था, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। लिखो ह्यूमन राइट्स काउंसिल, इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ था 2006 में, 2006। ह्यूमन राइट्स काउंसिल वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2006। क्या ये यूनाइटेड नेशन का एक बॉडी है? क्वेश्चन है, क्या ह्यूमन राइट्स काउंसिल इज अ बॉडी, इज अ सब्सिडियरी बॉडी ऑफ यूनाइटेड नेशन? यस और नो, कोई बताएगा? नो सर। यस या नो, क्या बोला तुमने? फिर से बोलो। यस सर। ओके यस, बिल्कुल लिखिए। इट इज अ बॉडी ऑफ, इट इज अ सब्सिडियरी बॉडी ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ये जनरल असेंबली का एक सब्सिडियरी बॉडी है। पूरे यूनाइटेड नेशन के बारे में डिटेल में मैंने पढ़ा दिया हुआ है। कल वाले पार्ट में आप लोग को स्टार्ट हो गया था शायद, यूनाइटेड नेशन हो गया था ना, आधा शायद हो रखा था। उसके नेक्स्ट पार्ट जो आज देखेंगे उसमें ओवर हो जाएगा। ये सारे टॉपिक जो है हो चुके हैं, उसके जो भी मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ समझना, वो सारे आपको मिल जाएंगे दूसरे और तीसरे पार्ट। तो ये लिखो कि ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का या बस यूनाइटेड नेशन का एक सब्सिडियरी बॉडी है। कई बार पूछे जाते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख देगा और पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बॉडी ऑफ सब्सिडियरी बॉडीज ऑफ या स्पेशलाइज्ड एजेंसीज ऑफ यूनाइटेड नेशन, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्पेशलाइज्ड एजेंसीज ऑफ यूनाइटेड नेशन। तो आपको सेलेक्ट करना होता है कि कौन सा स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, कौन सा स्पेशलाइज्ड एजेंसी नहीं है। जैसे कि पूछ देता है WTO जो है वो स्पेशलाइज्ड एजेंसी है कि नहीं है कि नहीं है? बताओ, कोई पढ़ाया हुआ है मैंने? WTO क्या यूएन का एजेंसी है सर? नो सर। सबका यही कहना है कि WTO जो है यूएन का एजेंसी है। नो सर। बहुत बढ़िया, नहीं है एजेंसी। WTO जो है यूएन का एजेंसी नहीं है। ओके, सब मैंने पढ़ाया हुआ है और जो लोग नए हैं वो लोग पढ़ लेंगे। बाकी ये सब मैंने लिखाया हुआ है। ये सब बहुत पूछे जाते हैं, तो सारे एग्जाम्स में इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनमें से कौन सा एजेंसी है यूएन का? इसलिए जो मैं ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताऊंगा ये बताते जा रहा हूँ कोई यूएन का एजेंसी है कि नहीं। तो ह्यूमन राइट्स काउंसिल जो है यूएन का एक बॉडी है, सब्सिडियरी बॉडी है। लिखिए इसका हेडक्वार्टर जो है जेनेवा में है। और जेनेवा किस देश में है? जेनेवा किस देश में है? स्विट्जरलैंड में सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लिख लो जेनेवा स्विट्जरलैंड में किसका हेडक्वार्टर है? ह्यूमन राइट्स काउंसिल का हेडक्वार्टर है। इसमें टोटल 47 मेंबर स्टेट्स हैं। इसके पार्टी 47 मेंबर स्टेट्स हैं। अब है वो सब नहीं पूछेगा इसमें कि कितने साल के इलेक्ट किए जाते हैं। जनरली जो होता है वो 3 साल के लिए इलेक्ट किए जाते हैं। 3 साल का टर्म होता है इन मेंबर स्टेट्स का। जनरल असेंबली इलेक्ट कर रहा होता है 3 साल के लिए, और इन लोग को एक साल में 3 मीटिंग्स भी हेल्ड करना होता है। 3 मीटिंग तो करना ही करना है। किसको? ह्यूमन राइट्स काउंसिल का। ह्यूमन राइट्स काउंसिल को एनुअली 3 मीटिंग हेल्ड करना होता है, जो कि रेगुलर मीटिंग कही जाती है। बट उसके अलावा भी अगर जरूरत है, कोई इमरजेंसी आ गई है, ह्यूमन राइट्स का क्राइसिस आ गया हुआ है, तो स्पेशल मीटिंग्स भी हेल्ड किए जाते हैं। ये सब जो है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए सब आप छोड़ भी सकते हो। और बाकी अगर पूछे कि ह्यूमन राइट्स काउंसिल का क्या काम है, नाम में ही है ह्यूमन राइट्स, तो क्या करेगा? ह्यूमन राइट्स रिलेटेड काम कर रहा होगा। जो ह्यूमन राइट्स है उसको प्रोटेक्ट करना, उसको प्रमोट करना ग्लोबल लेवल पे, यही इसका मेन काम है। एक क्वेश्चन और पूछी जाती है कि ह्यूमन राइट्स काउंसिल जो है एक अदर बॉडी को रिप्लेस करके बना हुआ था। कोई बताएगा कौन सी बॉडी को रिप्लेस किया था? यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स। बहुत बढ़िया, दोनों लोग ही सही बता रहे थे, दोनों लोग ही। लिख लो यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स। यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स।
इसको रिप्लेस करके बना था ह्यूमन राइट्स काउंसिल। कब बना था? 2006 में, 2006 में। ईयर याद रखना, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, कब बना था। यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स को रिप्लेस करके 2006 में आया था ह्यूमन राइट्स काउंसिल। ह्यूमन राइट्स काउंसिल जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। ठीक है आयुषी दुबे? कब बना था सर, कब बना था? यस सर। क्या बोला किसी ने? सर बोल रहे हैं सर कि अदर बॉडी रिप्लेस किया था यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स, वो कब 2008 या 2006 बोले सर? हाँ, यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स को रिप्लेस करके 2006 में इस्टेब्लिश किया गया। किसको? ह्यूमन राइट्स काउंसिल को। किसके द्वारा? जनरल असेंबली के द्वारा। ठीक है, ओके। अब लिखिए अगला पॉइंट, लिखिए अगला बॉडी का नाम लिखिए, ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स। ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स, इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1993 में। कब किया गया था? 1993 में। 1993 में ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स, ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स को इस्टेब्लिश किया गया था। और ये यूनाइटेड नेशन का बॉडी है कि नहीं है? है। ठीक है, ये जो है यूएन सेक्रेटेरिएट का, यूएन सेक्रेटेरिएट का पार्ट है। यूएन सेक्रेटेरिएट, यूएन सेक्रेटेरिएट जो है यूनाइटेड नेशन का एक प्रिंसिपल ऑर्गन है कि नहीं है? बताओ कोई। यस क्या सर, UN प्रिंसिपल ऑर्गन है सर। यस सर। ओके, बिल्कुल बिल्कुल। यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट जो है वो एक प्रिंसिपल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का। सारी बात आप लोग ध्यान से नोट कीजिएगा और इसको रट लेना है। को भी दिक्कत हो रट लेगा। ठीक है, इसका भी हेडक्वार्टर जिनेवा में है। लिखो, इसका भी हेडक्वार्टर जिनेवा में है। और जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में, सबको पता है। अब इसका भी नाम वही है। ये क्या करता है? ये भी सपोर्ट करता है जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल हमने पढ़ा ऊपर, उसको सपोर्ट करना है, या जो भी अदर ह्यूमन राइट्स बॉडी है। कई सारे ट्रीटीज साइन किए गए हैं, जैसे कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द चाइल्ड है। कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द चाइल्ड सीआरसी के बारे में भी मैंने बताया हुआ था पहले, मिलेगा आपको। उसके अंडर में जो है कमिटी स्टैब्लिश होती है, कमिटी ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, उसको भी मदद करेगा। मतलब जितने भी बॉडीज हैं, जितने भी ट्रीटीज हैं, जिससे कोई भी ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड बॉडी स्टैब्लिश हुई है, उनकी मदद करना इसका काम है। उनको क्या करता है? हेल्प करता है, ताकि ग्लोबली ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए, ग्लोबली ह्यूमन राइट्स को प्रमोट किया जाए। ठीक है, ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स 1993। अब लिखो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। जो वॉर क्रिमिनल्स होते हैं उनको पनिश करने के लिए कौन सी स्टैट्यूट बनाई गई है? विच इज द स्टैट्यूट? रोम स्टैट्यूट सर। बहुत बढ़िया, रोम स्टैट्यूट। क्या रोम स्टैट्यूट से भी पहले कोई स्टैट्यूट था जो पनिश करता था वार क्रिमिनल्स को, या कोई परमानेंट कोर्ट था जो कि पनिश करता था वार क्रिमिनल्स को? नहीं सर, उससे पहले नहीं था। उससे पहले सर नहीं था। अब वो डोमेस्टिकली अपने अपने पर्सनल लॉस से करते थे सर। अच्छा, पर्सनल लॉस कहते थे। क्या कोई किसी कोर्ट का नाम बताएगा जो कोर्ट वार क्रिमिनल्स को पनिश करने के लिए या क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी को पनिश करने के लिए कोई कोर्ट स्टैब्लिश किया गया हो, और वो डोमेस्टिक कोर्ट नहीं हो, कई देशों ने मिलकर के स्टैब्लिश किया हो, या यूनाइटेड नेशन ने स्टैब्लिश किया हो, टू पनिश वार क्रिमिनल्स कंसर्निंग एनी पार्टिकुलर वार या कंसर्निंग एनी पार्टिकुलर जेनोसाइड? एनी कोई एग्जांपल कोई दे सकता है? कोई कोर्ट का नाम? आईसीसी के पहले की बात कर रहा हूँ, आईसीसी के अलावा। सर ट्रिब्यूनल कोर्ट्स बनाए गए थे उससे पहले कुछ तरीके के जो उनको पनिश करते थे। ओके ओके, बहुत पहले अगर जाओगे ना आप, पिछले साल वाला आप यूएनएलएम के वीडियोस खंगालोगे तो उसमें ना कुछ वीडियोस मिलेंगे बहुत छोटे छोटे से, ऐसे क्लास वाला नहीं, ऐसे मैंने शूट करके अपलोड किया हुआ था। वो बहुत छोटे छोटे वीडियो होंगे, 7-8 मिनट के, 3-4, वो आप देख लीजिएगा। वो मैंने उन्हीं कोर्ट के बारे में डिस्कस किया हुआ है। आईसीसी जो है, आईसीसी इज द ओनली फर्स्ट एंड ओनली परमानेंट कोर्ट। आईसीसी इज द फर्स्ट, मतलब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इज द फर्स्ट एंड द ओनली क्रिमिनल कोर्ट जो कि स्टैब्लिश हुआ रखा है, जो कि परमानेंट बॉडी है जिसे पनिश किया जाता है वार क्रिमिनल्स को, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी को, या जेनोसाइड कहीं हो रखा है उनको। इसके अलावा कोई ऐसा बॉडी नहीं है, परमानेंट बॉडी नहीं है जो कि पनिश करने के लिए है। बट कई सारे टेम्पोररी बॉडी को स्टैब्लिश किया गया था, जिसको डिसमेंटल कर दिया गया हुआ है, जो किसी खास वार से रिलेटेड या किसी खास
देश में जीनोसाइड से रिलेटेड एस्टैब्लिश हो रखा था, जैसे कि इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द फॉर्मर यूगोस्लाविया, ठीक है, इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल फॉर द फॉर्मर यूगोस्लाविया। किसी ने नाम सुना हुआ है इसका? यूगोस्लावियन जो वार हुआ था उसमें जो जेनोसाइड हुए थे उनके जो क्रिमिनल्स थे, जो कि परपिट्रेटर्स थे, उनको पनिश करने के लिए इसको एस्टैब्लिश किया गया था। इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल फॉर रवांडा, रवांडन जेनोसाइड हुआ था, वहां उसको पनिश करने के लिए रवांडा में ट्रिब्यूनल एस्टैब्लिश किया गया था। किसी ने नाम सुना हुआ इसका? या स्पेशल कोर्ट फॉर सियरा लियोनी, स्पेशल कोर्ट फॉर सियरा यस लियोनी। सर, आपने ही पढ़ाया था अच्छा, कब पढ़ाया था बाबू, बताओ तो। सर, यूट्यूब पर था। अच्छा सुचेता, ओके ओके, हाँ पहले, ठीक है, पिछले साल। बहुत छोटे छोटे वीडियोज हैं, उनके बारे में मैंने कुछ फैक्ट्स बता रखे हैं, वो नोट कर लेना, ठीक है, क्योंकि आईसीसी के बारे में तो पूछे जाएंगे ही, लेकिन उनके बारे में भी पता होना चाहिए कि कब एस्टैब्लिश हुए, क्यों एस्टैब्लिश हुए। अब रवांडा का जो ट्रिब्यूनल था, रवांडन जिनोसाइड के लिए एस्टैब्लिश किया गया था, उनके जो वॉर क्रिमिनल्स थे उनको पनिश करने के लिए स्पेशल कोर्ट फॉर सियरा लियोन एस्टैब्लिश किया गया था। तो न्यूरमबर्ग ट्रिब्यूनल का नाम सुना होगा, न्यूरमबर्ग ट्रिब्यूनल का नाम सुना है आपने? न्यूरमबर्ग ट्रायल हुआ था, बहुत पॉपुलर। यस सर, केस भी है सर। बिल्कुल, इस सारे के केसेस जो मैं बता रहा हूँ, जितने ट्रिब्यूनल, सबने केस, सबने ट्रायल किया हुआ है, सबने पनिश किया हुआ है, सबने वॉर क्रिमिनल्स को पनिश किया हुआ है। इसलिए उनके बारे में जो वीडियोस होंगे वो देख लेंगे। अगर किसी को नहीं मिलेगा तो मैसेज करना, मैं भेज दूंगा पहले किए। वो सब जो है लेस इंपॉर्टेंट है, लेकिन है इंपॉर्टेंट। ओके, पूछ देगा तो आप, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और छूट जाएगा। तो हम लोग आईसीसी के बारे में डिस्कस करते हैं। आईसीसी के एस्टैब्लिश होने से पहले कोई परमानेंट कोर्ट नहीं था जो कि वॉर क्रिमिनल्स को पनिश किया जा सके, जिसके द्वारा जो ट्रायल करे और पनिश करे किसको, वॉर क्रिमिनल्स को। तो हर बार अलग अलग ट्रिब्यूनल एस्टैब्लिश करना पड़ता था, या तो नेशनल जुरिडिक्शन तो था ही, जैसा कि किसी ने जवाब दिया स्टार्टिंग में ही कि नेशनल लॉ से पनिश किया जाता है, तो वो बहुत ही कम इफेक्टिव था नहीं कम इफेक्टिव था, क्योंकि जिनोसाइड हो रखा है और क्रिमिनल्स भाग रखे हैं, नेशनल जुरिडिक्शन है, वो उसको ले आना, फिर पनिश करना, ट्रायल करना बहुत मुश्किल हो रखा करता था। तो ट्रिब्यूनल एस्टैब्लिश किए जाते थे यूनाइटेड नेशन के द्वारा, कई देश मिल करके किया करते थे, बट फिर भी कोई परमानेंट कोर्ट की डिमांड जो हमेशा से होती रही। फिर रोम स्टैट्यूट बनाया गया, जो कि बहुत ही लैंडमार्क लेजिस्लेशन है। कब अडॉप्ट किया गया था रोम स्टैट्यूट को, कोई बताएगा? रोम स्टैट्यूट कब अडॉप्ट किया गया था, किस साल अडॉप्ट किया गया था? लिखो 1998 में, 1998 देखिए कितना लेट बना हुआ है, 1998। और इसको फोर्स में कब आया था, रोम स्टैट्यूट फोर्स में कब आया था? लिखिए 1 जुलाई 2002, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, ये सब याद रखना है। 1 जुलाई 2002 को फोर्स में आया था। क्या फोर्स में आया था? रोम स्टैट्यूट। इसी रोम स्टैट्यूट से एस्टैब्लिश किया गया है आईसीसी को। आईसीसी मतलब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, जो कि पहला और अकेला परमानेंट कोर्ट है वॉर क्रिमिनल्स को पनिश करने के लिए। उसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है रोम स्टैट्यूट से। रोम स्टैट्यूट ऑफ द आईसीसी कहा जाता है। ओके, रोम स्टैट्यूट जो एस्टेब्लिश किया हुआ है आईसीसी को। तो आईसीसी जो है वो कब फंक्शनिंग में आया? अगर क्वेश्चन आए कब फंक्शनिंग में आया तो क्या आंसर होगा, बताओ? 2002। 2002। हाँ बहुत बढ़िया, 1 जुलाई 2002 को, 1 जुलाई 2002 को। क्वेश्चन है क्या आईसीसी जो है यूनाइटेड नेशन का एक बॉडी है? तो क्या आंसर होगा, यस और नो? आईसीसी इज अ बॉडी ऑफ या सब्सिडियरी बॉडी ऑफ यूनाइटेड नेशन? आंसर इज सब्सिडरी नो। बॉडी होगा सर। नहीं है सब्सिडियरी बॉडी, आंसर लिखो नो। आईसीसी जो है वो सब्सिडियरी बॉडी नहीं है यूनाइटेड नेशन का, यूएन बॉडी नहीं है। ये जो है रोम स्टैट्यूट से, जो कि कंप्लीटली अलग स्टैट्यूट है, उससे एस्टैब्लिश होता है। कई लोग आईसीसी में और आईसीजे में कंफ्यूज रहते हैं। आईसीजे कंप्लीटली अलग है, आईसीसी कंप्लीटली अलग है। ये कहाँ क्रिमिनल्स को पनिश कर रहा है, वॉर क्रिमिनल्स को पनिश कर रहा है, जो किसी भी कंट्री से रिलेटेड क्राइम किया रखा है। आईसीजे जो है वो इंटरनेशनल लेवल का केसेस देखता है, दो देशों के बीच का डिस्प्यूट देखना होता है। तो लिखो कि आईसीसी जो है उसका भी हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ है, हेग में है। हेग कहाँ है? हेग किस देश में है? नीदरलैंड में सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लिख दो
सभी लोग लिख लो। नीदरलैंड हेग में एस्टैब्लिश है किसका हेडक्वार्टर? आईसीसी का, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, which has been established by virtue of Rome Statute of the ICC, which was adopted in year 1998, but which came into force on 1st of July 2002. अब आईसीसी किसको पनिश करता है वो ऑलरेडी मैंने बता दिया। ये जो है 4 तरह के क्राइम्स के लिए पनिश किया जाता है। इसको लिखो, चारों का नाम लिखो। जीनोसाइड के लिए, जीनोसाइड जो कमिट किए उसको पनिश किया जाएगा। पहला हो गया जीनोसाइड। फिर लिखो क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। दूसरा हो गया क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। फिर लिखो वार क्राइम्स, वार क्राइम्स। अब लिखो क्राइम ऑफ एग्रेशन, चौथा क्राइम ऑफ एग्रेशन। चारों रटे रहना, एग्जाम में पूछ देता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग for which of the following crimes ICC does not prosecute the individuals, किसके लिए नहीं प्रोसिक्यूट करता है? तो 3 रहेगा नाम, इसमें से एक कोई ऑड वन ला देगा। तो क्या हो गया? जीनोसाइड हो गया, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी हो गया, वार क्राइम हो गया और क्राइम ऑफ एग्रेशन हो गया। सभी ने नोट डाउन कर लिया या किसी के बाकी है? आप फ्री? यस सर, लास्ट वाला रिपीट कर दीजिए। क्राइम ऑफ एग्रेशन, क्राइम ऑफ एग्रेशन। आकांक्षा सिंह बताओ। ओके, चारों नाम याद होना चाहिए। और पूछे कि आईसीसी में कितने मेंबर्स है, कितने स्टेट पार्टीज है। आईसीसी का कहने का मतलब किसके बात हो रही है, किसके स्टेट पार्टीज की बात हो रही है? रोम स्टैट्यूट की। जो लोग ने रोम स्टैट्यूट को अडॉप्ट किया हुआ है, रोम स्टैट्यूट के जो सिग्नेटरीज हैं, वही तो आईसीसी के मान लीजिए स्टेट पार्टीज कहलाएंगे। क्योंकि आईसीसी क्या है? रोम स्टैट्यूट से ही तो निकल के आ रहा है। रोम स्टैट्यूट से ही आईसीसी का एस्टेब्लिशमेंट हो रखा है। तो आईसीसी के जो है या रोम स्टैट्यूट के 125 स्टेट पार्टीज है, 125 स्टेट पार्टीज। किसके? रोम स्टैट्यूट के 125। अब हेडिंग दो, आईसीसी हो गया, ह्यूमन राइट्स हो गया। अब हेडिंग दो इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी, इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी, इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी। ये कब स्टैब्लिश हुआ था? लिखो 1996 में, 1996 में स्टैब्लिश हुआ था। कब स्टैब्लिश हुआ था? 1996 में, 1996। अनक्लॉज के बारे में मैंने बता रखा है। अनक्लॉज के बारे में आपको मिलेगा उस वाले क्लासेस में जो हो चुकी है। अनक्लॉज का फुल फॉर्म क्या होता है, कोई बताएगा? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सीज। बहुत बढ़िया, बहुत वेरी गुड, बिल्कुल सही है। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, उसी के अंडर में एस्टैब्लिश किया गया है इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी को, जिसका हेडक्वार्टर हैम्बर्ग जर्मनी में, हैम्बर्ग जर्मनी में। सर कंट्री का नाम ले लो। किस चीज का नाम? कंट्री का सर। हैम्बर्ग जर्मनी, जर्मनी कंट्री का नाम हो गया। जर्मनी में हैम्बर्ग जगह है, वहीं पे इसका हेडक्वार्टर है, जर्मनी। ठीक है सर, किसका है इसमें? हेडक्वार्टर? नहीं सुनाई दी, फिर से बोलो। सर किसका है, अनक्रॉस का या फिर इसका? नहीं, अनक्लॉज के अंडर में स्टैब्लिश हुआ है। इस ट्रिब्यूनल की बात कर रहा हूं, हेडक्वार्टर इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी है। ये कहां सिचुएटेड है? हैम्बर्ग जर्मनी, हैम्बर्ग जर्मनी में। ठीक है, इसमें जो है टोटल 21 जज हुआ करते हैं, जो कि 9 ईयर टर्म के लिए अपॉइंट किए जाते हैं। 21 जज हुआ करते हैं इस ट्रिब्यूनल में। 21 जजेस हुआ करते हैं जो कि 9 साल के लिए अपॉइंट किए जाते हैं, 9 साल के लिए। अब लिखो, ये बहुत ही छोटा टॉपिक था। अगला लिखो, हेडिंग दो, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। सबने नाम सुना हुआ होगा इसका, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का। परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, पीसीए कहा जाता है इसको, शॉर्ट फॉर्म में पीसीए। इसको कब स्टैब्लिश किया गया, तो कोई बताएगा परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन को? लिखो 1899 में, 1899। कब, किसके द्वारा? फर्स्ट हेग पीस कॉन्फ्रेंस के द्वारा, फर्स्ट हेग पीस कॉन्फ्रेंस के द्वारा। इसीता कोई डाउट है? इसीता
क्या ये यूएन का पार्ट है? क्या ये यूएन का पार्ट है? परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन? नो सर। लिख लो, सभी लोग लिख लो, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन। इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन। इसका भी हेडक्वार्टर हेग नीदरलैंड में है। हेग नीदरलैंड में। हेग नीदरलैंड। जल्दी जल्दी लिखिए। इसके कितने स्टेट पार्टीज है, कंट्रैक्टिंग पार्टीज है? परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के 125, 125। और क्या करता है? नाम से ही क्लियर है, ये जो भी आर्बिट्रेशन से रिलेटेड मैटर होते हैं, कंसिलिएशन, मीडिएशन होते हैं, इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ओके। WHO के बारे में मैंने बता रखा है कि नहीं? WHO लिख लो, WHO का भी। WHO, क्या WHO यूनाइटेड नेशन का एजेंसी है या नहीं है? यस। बहुत बढ़िया, सभी को याद होनी चाहिए। WHO इज अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन। ये है यूनाइटेड नेशन का एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है WHO। ठीक है, इट इज अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कब स्टैब्लिश हुआ था, कब फाउंड किया गया था इसको? WHO 1945। 7 अप्रैल 1948। बोलो सुचेता, क्या बोल रही हो? बोलो जोर से। सर 1945 में हुआ था। ओके, कोई और बताएगा? सर 7 अप्रैल 1948। हाँ, लिख लो, जो भी सुचिता ने बताया लिख लो, वही सही है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है सुचेता, वो बता दो। हेडक्वार्टर DC में सर। सर जिनेवा। वॉशिंगटन DC। सर स्विट्जरलैंड है। जिनेवा स्विट्जरलैंड, बिल्कुल बिल्कुल, जिनेवा स्विट्जरलैंड में ही है। तो स्विट्जरलैंड को या जिनेवा को, जिनेवा भी याद रखता है, जिनेवा जो है स्विट्जरलैंड में ही है। अब WHO क्या काम है, वो आपको सबको पता है कि WHO जो है हेल्थ से रिलेटेड मैटर में अपनी बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूट करता है। अब कितना कंट्रीब्यूट करता है आप सबको पता ही है, लेकिन फिर भी करता है। ग्लोबल हेल्थ का स्टैंडर्ड सेट करता है, गाइडलाइंस इशू करता है जब कोई बीमारी आती है, या ऐसे भी इन जनरल जो भी हेल्थ से कंसर्निंग चीजें होती हैं उसके रिगार्डिंग अपना गाइडलाइन जारी करता है। कोई जरूरत होता है तो उसको सपोर्ट देता है, टेक्निकल सपोर्ट देता है। जो अगर कोई कंट्री है वो गरीब है, उसको सपोर्ट देता है, ताकि हेल्थ सिस्टम जो है वो अच्छे से मेंटेन रहे, उसका डिटोरिएशन ना हो, उसको और अच्छा किया जाए, इंप्रूव किया जाए वर्ल्ड वाइड। ठीक है, अब लिखिए अगला ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखिए, यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज। यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज। रिफ्यूजी की बात कर रहा हूं। एक रिफ्यूजी कन्वेंशन है, मैंने शायद बताया हुआ है। कब की है रिफ्यूजी कन्वेंशन? बताया शायद नहीं है, बताया हुआ, क्योंकि रिफ्यूजी मैंने पढ़ाया हुआ है। बताओ जल्दी से कोई, रिफ्यूजी कन्वेंशन कब का है, किस साल का है? नाइन 1951 का है। सबसे पहले इसका नाम लिखो, यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज। यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज। इस नाम से ही क्या पता चल रहा है, क्या ये यूएन का ऑर्गन है, सब्सिडियरी ऑर्गन है? यस सर। बहुत बढ़िया, नाम से ही क्लियर है, यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज। इट इज अ सब्सिडियरी ऑर्गन ऑफ यूएन। ठीक है, जनरल असेंबली का एक सब्सिडियरी ऑर्गन है ये। इसको स्टैब्लिश किया गया था 1950 में, 1950। जो भी रिफ्यूजीज होते हैं, जो एजाइलम सीकर्स होते हैं, स्टेटलेस पर्सन होते हैं, या इवन जो आईडीपीज भी होते हैं, जो मैंने बता रखा है सब, इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन, जो देश में एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस कर दिए जाते हैं, इन लोगों को प्रोटेक्शन देना, इन लोगों से रिलेटेड अच्छे कदम उठाना, ये काम है इसका, किसका? यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज का। ये जो है रिफ्यूजी कन्वेंशन का जो भी प्रिंसिपल्स है, उसके जो प्रोविजन है, उसको फॉलो करता है। और एक और चीज लिख लो, जो रिफ्यूजी कन्वेंशन है 1951 का, उसका एक प्रोटोकॉल आया था बहुत इंपॉर्टेंट। किस साल आया था? 1967 में। 1967 में प्रोटोकॉल, ऑप्शनल प्रोटोकॉल ऑफ रिफ्यूजी कन्वेंशन। इससे रिलेटेड एक चीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज से रिलेटेड, कि इसको नोबेल प्राइज मिला हुआ है। ये जो संस्था है, इसको 2 बार नोबेल प्राइज मिला हुआ है। कोई बता सकता है कब मिला हुआ है? हाँ बोलो बोलो।
लिख लीजिए 1954 में और 1981 में नोबेल पीस प्राइज मिला हुआ है किसको? यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज को, यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज को। इसने ह्यूमैनिटेरियन फील्ड में ह्यूमैनिटेरियन लॉ से रिलेटेड इतने एफर्ट्स किए हैं, इसी के लिए इसको नोबेल पीस प्राइज मिला हुआ है 2 बार, 1954 में भी मिला हुआ है, 1981 में भी मिला हुआ है। ठीक है सर प्रोटोकॉल कब का है सर? 1967 का प्रोटोकॉल है, 1967 का। किसका प्रोटोकॉल? रिफ्यूजी कन्वेंशन का। और रिफ्यूजी कन्वेंशन कब का है ये बताओ? रिफ्यूजी कन्वेंशन कब का है? 1951। बहुत बढ़िया। और ये यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1950। 1950। बहुत बढ़िया, यही सब रटे रखना है। ये हो गया। तो अब लिखिए आप यूनिसेफ लिख लीजिए। यूनिसेफ यूनाइटेड नेशंस, ये फुल फॉर्म क्या होगा यूनिसेफ का? कोई बताए? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड कब एस्टेब्लिश हुआ था, कब फाउंड किया गया था यूनिसेफ को? ये तो याद होगा सबको। यूनिसेफ को कब फाउंड किया गया था? उन्नीस सौ 1946 में। लिखो 1946, 1946। ये जो है एक यूनाइटेड नेशन के द्वारा चलाया गया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क कहाँ है? किस देश में न्यूयॉर्क है? सर अमेरिका में है। बहुत USA। बढ़िया। अमेरिका में, यानी कि यूएसए में न्यूयॉर्क है। ये जो संस्था है, ये जो इनिशिएटिव है, ये जो प्रोग्राम है यूनाइटेड नेशन का, ये चिल्ड्रन से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट काम कर रहा होता है। चिल्ड्रन का हेल्थ कैसे सही रहे, उनके न्यूट्रिशन कैसे रेज की जाए, उनकी एजुकेशन कैसे अच्छा हो, उनके राइट्स को एडवोकेट करता है, उनके राइट्स को प्रोटेक्शन से रिलेटेड बातें करता है, गाइडलाइंस निकालता है। किसके से रिलेटेड काम करता है? चिल्ड्रंस के बेनिफिट में उनके वेलफेयर से रिलेटेड ये फंक्शन परफॉर्म करता है। अब बताइए यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होगा बताइए? सर यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, वेरी गुड। सभी लोग नोट डाउन कीजिए। यूनेस्को को कब उसको कब फाउंड किया गया था, उसको कब एस्टेब्लिश किया गया था? 4 नवंबर 1946। यूनेस्को को 16 नवंबर और कोई 1945। बताए? सर 1948 फिर से में है क्या? 1945। और कब, डेट कब है? 16 नवंबर सर। बहुत बढ़िया, लिख लो सब लोग। 16 नवंबर 1945, 16 नवंबर 1945 को एस्टेब्लिश किया गया था। किसको? यूनेस्को को। क्या यूनेस्को यूनाइटेड नेशन का एजेंसी है? यस और नो? यस सर। बहुत बढ़िया। नाम में ही है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। नाम से ही क्लियर है कि यूएन क्या एजेंसी है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? यूनेस्को का हेडक्वार्टर यूनेस्को पेरिस में है। पेरिस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फ्रांस के पेरिस में है। पेरिस में है यूनेस्को का हेडक्वार्टर। और इसके भी नाम से ही क्लियर है कि ये एजुकेशन के फील्ड में अपना कंट्रीब्यूशन देता है, साइंस के फील्ड में, कल्चर के फील्ड में, इवन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के फील्ड में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा होता है। तो आपने सुना भी होगा कई सारे यूनेस्को हेरिटेज साइट हुआ करते हैं, होते हैं कि नहीं? सुना है कि नहीं किसी ने यूनेस्को हेरिटेज साइट? यस सर, यस यस सर। सर। कोई एक लोकेशन का नाम बोलो इंडिया में जो कि है। यूपी का कोई सर, बताओ, यूपी का। कंदरिया। ताजमहल भी सर। हाँ बिल्कुल, बहुत सारे इंडिया में जो है बहुत सारी साइट्स है जो यूनेस्को का है। अब लिखिए रिसेंटली सर ऐड हुआ है सर होम डायनेस्टी द्वारा सर, एक उसका क्या नाम था सर, नाम नहीं याद आ रहा। ओके, बहुत सारे हैं। हर स्टेट में, मोस्ट स्टेट्स में यूनेस्को हेरिटेज साइट्स हैं, और सारे देश में भी हुआ करते हैं। जो भी जिसका कल्चरल एंड हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस होता है उसको ऐड किया जाता है यूनेस्को द्वारा। अब लिखिए इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस। इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस, ये भी इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस, कोई बताएगा इसको कब फाउंड किया गया था रेड क्रॉस को? अनुराग तिवारी। सॉरी सर नहीं मालूम। ओके, आफरी बताओगी? आफरी
सॉरी सर, नो आइडिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लिखो। हाँ, सर ये 18 आतंकवादी क्यों होते हैं सर? 1863 में, 1863 में उसका कहानी आप लोग पढ़िएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, रेड क्रॉस का एस्टेब्लिशमेंट 1863 में, 1863। क्या ये यूएन का एक पार्ट है? नो, इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस इज नॉट अ पार्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिस्टम। इसका हेडक्वार्टर भी जिनेवा में, जिनेवा स्विट्जरलैंड। लिखते जाओ जल्दी जल्दी। जब वार चल रहा होता है तो वार में जो होता है, बहुत सारे लोग घायल हो रखे रहते हैं, इंजर्ड रहते हैं, सिवियरली इंजर्ड रहते हैं, उनको असिस्टेंस देना। जो भी आर्म्ड कन्फ्लिक्ट के या आर्म्ड वायलेंस है, उसके जो विक्टिम्स है, विक्टिम्स ऑफ द आर्म्ड कन्फ्लिक्ट, उसके जो उनको असिस्टेंस देना इसका काम है। ठीक है। जेनेवा कन्वेंशन का नाम आप सबने सुना होगा। जेनेवा कन्वेंशन के अंडर ये ऑपरेट कर रहा होता है। जेनेवा कन्वेंशन जो है वो बनाया गया हुआ है, उसमें प्रिंसिपल्स लेट डाउन किए गए हैं कि क्या क्या करना है वार में, क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। ह्यूमैनिटेरियन लॉ से रिलेटेड, ह्यूमैनिटेरियन लॉ आपने पढ़ा होगा शायद, तो उसमें उससे रिलेटेड प्रोविजंस उसमें इनकॉर्पोरेट किए गए हैं। किसमें? जेनेवा कन्वेंशन में। तो उसी से ये भी इंस्पायर्ड है, उसी के अंदर ये भी काम कर रहा होता है, इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस। इसको भी नोबेल प्राइज मिला हो रखा है। कोई बताएगा कभी कब मिला हो रखा है या कितनी बार मिल रखा है रेड क्रॉस को? इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस को कितनी बार नोबेल प्राइज मिल रखा है? 3। हाँ बोलो 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 बोलो। 3 टाइम्स सर। हाँ बहुत बढ़िया, सर 3 टाइम्स मिल रखा है। 1901 में, 1944 और 1963। 1917 में, 1944 में और 1963 में। ठीक है। 1917 में, 1944 में और 1963 में 3 टाइम्स नोबेल पीस प्राइज मिला हुआ है। नोबेल प्राइज का मतलब नोबेल पीस प्राइज की बात हो रही है यहाँ पे। फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए नोबेल प्राइज की बात नहीं, लिटरेचर के लिए सबकी बात नहीं हो रही, नोबेल पीस प्राइज की बात हो रही है। ओके सर ईयर हो गया? रिपीट कर दीजिए सर, नोबेल पीस प्राइज का। हाँ, 1917 में मिला हुआ है, 1944 में मिला हुआ है और 1963 में, 1963, 1944 एंड 1917। 17। ओके सर, ओके सर। ओके। अब आईएमएफ का नाम सुना हुआ है आपने? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक का नाम सुना है? यस सर। यस सर। ओके। तो आईएमएफ कब स्टैब्लिश हुआ था या वर्ल्ड बैंक कब स्टैब्लिश हुआ था? 1944 में। लिखो, IMF was established or created in 1944। 1944 किस कॉन्फ्रेंस में? ये भी पूछता है, लिखो ब्रिटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। ब्रिटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस, ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस। ठीक है। इससे क्या स्टैब्लिश हुआ था? आईएमएफ। वर्ल्ड बैंक भी इसी कॉन्फ्रेंस से स्टैब्लिश हुआ था। कोई बताए हेडक्वार्टर कहाँ है? आईएमएफ का हेडक्वार्टर या वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर? वाशिंगटन डीसी। दोनों का ही वाशिंगटन डीसी है। बहुत बढ़िया। दोनों का हेडक्वार्टर, आईएमएफ का और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी। क्या काम करता है आईएमएफ? मॉनेटरी हेल्प प्रोवाइड करता है, कॉपरेशन प्रोवाइड करता है। और जो जनरली आईएमएफ जो है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है, वो शॉर्ट टर्म हेल्प प्रोवाइड करता है। मतलब कोई किसी देश में शॉर्ट टर्म इनस्टेबिलिटी आ गई है, इकोनॉमिक, कोई पॉवर्टी है, कोई इकोनॉमिक कोई डेवलपमेंट का काम करना है, बट लॉन्ग टर्म नहीं, शॉर्ट टर्म, कहीं एम्प्लॉयमेंट की कमी हो गई है, उस तरह का जो है हेल्प प्रोवाइड करता है, असिस्टेंस प्रोवाइड करता है आईएमएफ। आईएमएफ जो है प्राइमरली शॉर्ट टर्म हेल्प पे फोकस करता है। और वर्ल्ड बैंक जो है, वर्ल्ड बैंक जनरली लॉन्ग टर्म हेल्प पे फोकस करता है। जैसे डेवलपमेंटल वर्क हो गया, कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, लॉन्ग टर्म, मान लो लंबा चौड़ा प्लान है, कई सालों का प्लान है, उस तरह की प्लान्स में जनरली इन्वेस्ट करता है कौन? वर्ल्ड बैंक। और आईएमएफ शॉर्ट टर्म में। ठीक है, इस बात को लिखे रहना। वर्ल्ड बैंक जो है लॉन्ग टर्म और आईएमएफ शॉर्ट टर्म डेवलपमेंट प्लान्स में हेल्प करता है। दोनों का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी है। वर्ल्ड बैंक को एक और नाम से जाना जाता है, क्या, कौन सा नाम से? वर्ल्ड बैंक को बहुत पॉपुलर है, ये तो आपको याद होना चाहिए था। आईबीआरडी का अजय नाम सुना है बंगा आपने? है सर। आईबीआरडी, हाँ बोलो। अजय बंगा है सर इसमें हेड इसके।
इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, लिखो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। नाम नहीं सुना है तुम लोगों ने, पहली बार ये टर्म सुन रहे हो? नहीं सर, सुना है, भूल गए। ओके ओके, बिल्कुल, ये सब तो सबने सुना ही होगा, न्यूज़पेपर वगैरह में हमेशा आते रहता है, रोज आते रहता है। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इसी नाम से स्टेब्लिश हुआ था वर्ल्ड बैंक का। अब जो है यही मेन सारे ऑर्गेनाइजेशन से एक एनजीओ जो है उसके बारे में भी पूछा हुआ है, आप लिख लीजिए, बहुत ही पॉपुलर एनजीओ है, एमनेस्टी इंटरनेशनल। एमनेस्टी इंटरनेशनल कितने किससे नाम सुना हुआ है? सर मैंने सुना है। सर एक बार नाम रिपीट कर देगा सर, वर्ल्ड बैंक को किस नाम से जाना जाता है? एमनेस्टी इंटरनेशनल। हाँ, तुमने क्या पूछा, किसका नाम रिपीट करने के लिए? वर्ल्ड बैंक का नाम जो दूसरा बताया वो? यस सर। ओके, लिखो आईबीआरडी, शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है आईबीआरडी। आई से इंटरनेशनल, बी से बैंक, फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट मतलब जो कि डिस्ट्रक्शन हो रखा है वॉर के बाद, वर्ल्ड वॉर के बाद जो डिस्ट्रक्शन हो रखा था, उसी चीज को फिर से रिनोवेट करने के लिए, रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, उसी आइडिया के साथ स्टैब्लिश किया गया था। इसलिए कहा जाता है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। जो डेवलपमेंट का काम सब कुछ बर्बाद हो रखा है, जो कंस्ट्रक्शन बर्बाद हो रखे हैं, सब कुछ बर्बाद हो गया किसमें? वर्ल्ड वॉर में। उसी को फिर रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, उसी को सब चीज को रिहेबिलिटेट करने के लिए स्टैब्लिश हो रखा था वर्ल्ड बैंक का। ठीक है, तो नोट कर लिया तुमने इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट? यस सर। ओके, अब देखो एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये जो है बहुत पॉपुलर एक एनजीओ है। एनजीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ये जो है कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी सरकार के द्वारा एस्टेब्लिश नहीं है एमनेस्टी इंटरनेशनल, बट फिर भी इसका इतना इन्फ्लुएंस है कि कई सारे जो ट्रीटीज है ये इसके वजह से, इसके इन्फ्लुएंस की वजह से बना हुआ है। इवन जो कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर है उसको भी बनाने में इसका बहुत बड़ा रोल है। जो ह्यूमन राइट्स रिलेटेड बड़े बड़े जो बने हुए डेवलपमेंट हो रखे हैं वर्ल्ड में पिछले 30-40 सालों में, पिछले 50 सालों में, सब में एमनेस्टी इंटरनेशनल का रोल रहा हुआ है। तो इसने बहुत ज्यादा ही ये किया हुआ है, हेल्प किया हुआ है ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्शन से रिलेटेड वर्ल्ड वाइड। इसको कब खोजा गया था? 1961 में। लिखो एमनेस्टी इंटरनेशनल वाज फाउंडेड इन 1961। कोई बताएगा किसने इसको फाउंड किया था? कहाँ फाउंड किया गया था? बोलो फिर से बोलो, नहीं सुनाई दिया। सर हाँ, बहुत बड़े, इंग्लैंड में। और नाम लिखो पीटर बेनेंसन। पीटर, PETR, पीटर बेनेंसन, BENENSON। पीटर बेनेंसन, उन्होंने स्टैब्लिश किया था एमनेस्टी इंटरनेशनल को 1961 में। कहाँ पे? इंग्लैंड में, यानी कि यूके में। ये एक एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। दुनिया भर में अगर कहीं ह्यूमन राइट्स अब्यूज हो रहा होता है, किसी को ह्यूमन राइट वायलेशन हो रखा होता है, तो या रोकना हो, कुछ रिसर्च का काम करना हो, कोई रिपोर्टिंग करना हो, एडवोकेसी करना हो, कहीं कैंपेन करना हो, कुछ भी करना हो, कौन आ जाता है सामने? एमनेस्टी इंटरनेशनल आ जाता है सामने। इसका अपना पूरा एडवोकेसी चैनल है, जिसमें एडवोकेट कैसे कैसे करता है, पूरा लेजिस्लेशन ड्राफ्ट भी करता है, मॉडल लॉज ड्राफ्ट करता है, जिसको फॉलो करके कई सारे ट्रीटीज में इनकॉर्पोरेट किए जाते हैं। ह्यूमन राइट्स रिलेटेड अवेयरनेस फैलाना, सारे काम करता है। ठीक है, दैट्स व्हाई मैं बोल रहा हूँ कि बहुत ही सिग्निफिकेंट ये एनजीओ है, ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन नॉन गवर्नमेंटल है। इसको भी नोबेल पीस प्राइज मिला हुआ है। कब मिला हुआ है कोई बताएगा? एमनेस्टी इंटरनेशनल को नोबेल पीस प्राइज। बहुत बढ़िया, सब लोग लिख करके इसको रट लेना। 1977 में भी, 1977 में नोबेल पीस प्राइज मिला हुआ है। किसको? इंटरनेशनल, किसको मिला हुआ है? एमनेस्टी इंटरनेशनल को। ठीक है, आफरी। यस सर। हिटलर अंशु। हिटलर अंशु। प्रज्ञा, तुमने नोट कर लिया सब? यस सर। ओके, सर क्या करती है सर ये एनजीओ? एक बार रिपीट कर दीजिए सर प्लीज, क्योंकि मेरा नेटवर्क जा रहा है बहुत। ओके। ये एनजीओ ह्यूमन राइट्स के फील्ड में सब कुछ करती है। मान लो कि कोई रिसर्च करना है, ह्यूमन राइट्स रिलेटेड कुछ चीजें रिसर्च करती रहती है,
रिपोर्ट करना है, कहीं पे कुछ वायलेशन हो रखा है उसको रिपोर्ट करना है, अप्रोप्रिएट ऑर्गेनाइजेशन में, अप्रोप्रिएट नेशनल फोरम में, ये सब रिपोर्ट करना है। किसी को कहीं पे वायलेशन हो रहा है उसको प्रोटेक्शन से रिलेटेड ह्यूमन राइट्स मान लो एडवोकेसी करना है, कैंपेन करना है, एजुकेशन फैलाना है, अवेयरनेस फैलाना है ह्यूमन राइट्स रिलेटेड। कहीं एब्यूज हो रहा है उसको रोकना है, कहीं विक्टिम्स है ह्यूमन राइट्स वायलेशन के विक्टिम्स है उनको जस्टिस दिलाना है, सब में हेल्प करता है। ह्यूमन राइट्स रिलेटेड जितने काम हो रहे होते हैं सब में हेल्प करता है। इवन जो ट्रीटीज ड्राफ्ट हो रही होती है ना यूनाइटेड नेशंस के, उसमें भी हेल्प करता है। इसके एडवोकेसी के बाद कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर ड्राफ्ट हो रखा है, कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर व्हिच इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट ट्रीटीज बाय यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर। नाम सुना है किसी ने कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर का? बताया हुआ होगा शायद मैंने उस वाले पहले वाले सेशंस में। कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है, उससे हालांकि क्वेश्चंस नहीं आते हैं। टॉर्चर जो है पूरे टॉर्चर रिलेटेड एक्टिविटीज को वर्ल्ड वाइड प्रोहिबिट किया गया हुआ है। एनी फॉर्म टॉर्चर इन एनी फॉर्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हैज बीन प्रोहिबिटेड एब्सोल्युटली विदाउट एनी एक्सेप्शन। ठीक है, कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर का प्रोविजन आप पढ़ोगे तो उसमें पढ़ोगे कि कोई एक्सेप्शन नहीं है, कोई स्टेट पार्टीज किसी ग्राउंड पे टॉर्चर नहीं कर सकता है। ये नहीं कर सकता कि इसने ये केस पे टॉर्चर कर रहे हैं, ऑन एनी ग्राउंड टॉर्चर अलाउड नहीं है। तो उसको पास कराने में, उसको उस पर ट्रीटी बनवाने में भी एमनेस्टी इंटरनेशनल का अपना योगदान था। ठीक है, रागिनी राठौर। यस सर। चलिए ठीक है, आप लोग अब लीव कर दीजिए, फिर आप लोगों से मुलाकात होगी कुछ दिनों बाद होगी। ऐसा नहीं है कि लाइव सेशन होगा ही नहीं, कभी होगा आगे जा करके। तब तक आप लोग तैयारी करते रहिए, क्वेश्चंस वगैरह डाउट्स वगैरह आप मैसेज पे पूछते रहिए या ग्रुप में पूछते रहिए। ठीक है, मुस्कान, अताश, आफरी, निधि, धर्मेंद्र। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू ओके सर। सर, थैंक यू सर। ओके, हाँ बोलो, कौन बोल रहा है? आफरी बोल रही हो, बोलो। ओके सर, थैंक यू। ओके ओके ओके, थैंक यू। ओके अताश, थैंक यू।